हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज नेशन। मैं सौरभ आर्य एक बार फिर आपका वेलकम करता हूं अपने इस चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंट्स के बुक से कंपनी चैप्टर। कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकाउंट्स का, इसी के लिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। आइए बात करते हैं क्या है कंपनी। सबसे पहली चीज समझते हैं कंपनी क्या है। ठीक है, मैं एक डेफिनेशन लिखा हूं, इसको पढ़ते हैं। और ये बेस्ट डेफिनेशन है, कहे तो रामबाण है। ये डेफिनेशन अगर आप अच्छे से समझ पाओगे तो बहुत इजीली याद हो जाएगा और कभी दिमाग से निकलेगा भी नहीं। तो हम डेफिनेशन को पहले पढ़ेंगे, फिर उसको ब्रेक करके समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला क्या है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विथ अ परपेचुअल एग्जिस्टेंस या सक्सेशन एंड अ कॉमन सीट। ठीक है, कंपनी क्या है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having separate entity with a perpetual existence or succession and a common seat। ठीक है, ये पूरा डेफिनेशन है। अब इसको हम ब्रेक करते हैं और समझते हैं। देखो, याद करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि उसको ब्रेक करो और पिक्चर क्रिएट करके अपने दिमाग में रख लो, तो वो जिंदगी भर के लिए कभी दिमाग से निकलेगा नहीं। ठीक है, पहली चीज को बनाते हैं। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, अब देखिए कंपनी क्या होता है। जैसे अगर मैं बात करूं रिलायंस इंडस्ट्रीज की या फिर बात करें अमेजॉन की, तो वो क्या है? हम उसको एक कोई वो पर्सन नहीं है, अमेजॉन कोई पर्सन नहीं है, लेकिन हम उसको एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह से ट्रीट करते हैं। लाइक जब हम कभी सामान ऑर्डर करते हैं कुछ भी अमेजॉन से, तो हम क्या बोलते हैं? सामान कहां से आ रहा है? अमेजॉन से आ रहा है। ठीक है, कभी ये नहीं बोलते हैं कि उसका ओनर जो जेफ ब्रोज साहब है वो भेज रहे हैं हमें, नहीं, अमेजॉन भेज रहा है। हमें प्रोडक्ट में कोई दिक्कत होती है, हम किस पे कंप्लेन करते हैं? अमेजॉन पे कंप्लेन करते हैं, अमेजॉन के खिलाफ लीगल एक्शन लेते हैं, ना कि जेफ ब्रोज के खिलाफ लेते हैं। तो क्या है? ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अगर वो रियल पर्सन होता तो वो भी हमारी तरह होता, बोल पाता। ठीक है, लेकिन वो क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ ने बनाया है। ठीक है, लॉ इंडियन लॉ होता है या फिर जिस भी कंट्री का लॉ होता है, वो लॉ के थ्रू क्रिएट होता है और लॉ के थ्रू ही ये डिसॉल्व भी होता है। ठीक है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि सही में कोई पर्सन नहीं है। अमेजॉन किसी बंदे का नाम नहीं है। अमेजॉन सिर्फ एक कंपनी का नाम है जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट होता है। इसको जन्म भी लॉ ने दिया है और इसको डिसॉल्व भी लॉ ही कर सकता है। ठीक है, तो क्या समझे हमने? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे देख लीजिए ना, आप फोन यूज करते होंगे, आप ओनर का फोन यूज करते होंगे, वन प्लस का यूज करते होंगे, सैमसंग का यूज करते होंगे। क्या इसके ओनर का नाम सैमसंग है, ओप्पो है? नहीं, ये सिर्फ एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको हम सिर्फ नेम से जानते हैं। ठीक है, तो क्या है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, जो कि लॉ से ही बनता है और लॉ से ही डिसॉल्व होता है। ठीक है, विच इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड सेपरेट एंटिटी या फिर सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब क्या होता है? कंपनी अपनी एंट्रीज को अपने शेयर होल्डर से, अपने सीईओ से, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबसे अलग रखता है। ठीक है, मतलब अब देखिए, अगर मैंने मानते हैं अमेजॉन ने बिजनेस किया है 2 करोड़ का। ठीक है, मान लेते हैं अमेजॉन ने बिजनेस किया है 2 करोड़ का। अब जब एंट्री डाली जाएगी तो वहां पे अमेजॉन का नाम आएगा, ना कि जेफ ब्रोज साहब का आएगा। ठीक है, अगर टाटा ने 2 करोड़ को किया है तो वहां पे टाटा इंडस्ट्रीज आएगा, ना कि रतन टाटा आएंगे। ठीक है, तो वहां पे क्या है? ये अपनी एंट्रीज अपने शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर से अलग रखता है। ठीक है, कंपनी अपनी एंट्रीज को बिल्कुल डिफरेंट रखता है अपने स्टेक होल्डर से। ठीक है, भले उन्होंने ही इसी ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया है, इस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड किया है, सीईओ है, स्टेक होल्डर्स हैं, मैक्सिमम शेयर होल्ड करते हैं, लेकिन कंपनी अपनी एंट्री और अपने स्टेक होल्डर्स की एंट्री को डिफरेंट रखता है। ठीक है, इसी के लिए बोलते हैं सेपरेट एंटिटी। ठीक है, विथ अ परपेचुअल सक्सेशन और परपेचुअल एग्जिस्टेंस। एग्जैक्टली जो मैं पहले बोला था, क्रिएटेड बाय लॉ, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ से बनता है और लॉ से ही खत्म होता है। परपेचुअल का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर अ लॉन्ग टर्म, जिसको अनंत बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इसकी जो एग्जिस्टेंस है, उसका जो सक्सेशन है, वो परपेचुअल रहता है। यानी ये तब तक नहीं मर सकता है जब तक इसको लॉ खुद बंद ना करे। मीन्स समझो एक बारी, परपेचुअल सक्सेशन या परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब यही है, इट कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय द डेथ, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी ऑफ अ स्टेक होल्डर्स। ठीक है,
स्टेक होल्डर्स के डेथ, जैसे अभी एक लाइव एग्जांपल की बात करता हूँ, मैं आपको एग्जांपल ही देता हूँ। आप सबने सुना होगा कुछ टाइम पहले, लगभग 7-8 महीने पहले ही, 7-8 महीने पहले या थोड़ा सा उससे ज्यादा हो गया होगा, होपफुली 1 ईयर हो गया होगा। क्या है, सीसीडी के ओनर थे, सीसीडी कैफे कॉफी डे के ओनर थे, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया और उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो क्या सीसीडी बंद हो गया? नहीं, वो उसके ओनर थे, वो उसके सीईओ थे, उन्होंने इस कंपनी को बिल्ड किया था, लेकिन उनके डेथ होने से भी ये कंपनी बंद नहीं हुई। ठीक है, मतलब क्या है, दिस इज व्हाट परपेचुअल एग्जिस्टेंस, कि उसके पार्टनर के डेथ होने से, इंसॉल्वेंसी, उसके स्टेक होल्डर्स के डेथ होने से, इंसॉल्वेंसी होने से कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज कॉल्ड परपेचुअल एग्जिस्टेंस और परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, तो हमने क्या देखा, परपेचुअल एग्जिस्टेंस एंड हैव अ कॉमन सील, या फिर एंड अ कॉमन सील, यानी मैं एक पर्सन हूं तो मेरा एक कॉमन सील क्या है कि मैं साइन करूंगा, जो मैं साइन करूंगा यही मेरा कॉमन सील होता है। ठीक है, लाइक जो मैं बैंक के डॉक्यूमेंट्स पे जो मैं साइन करूंगा या फिर जो मेरा थंब इंप्रेशन होगा, ये मेरा कॉमन सील है, जिसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता। अगर आप कॉपी करोगे तो आपके खिलाफ मैं केस कर सकता हूं। वैसे ही कंपनी का भी कॉमन सील होता है, जैसे देखा होगा अमेजोन में एक ऐसे राइट साइन होता है, कुछ देखा होगा आपने, ऐसा होता है, होपफुली अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुछ ऐसे करके होता है। तो ये क्या है, इसका कॉमन सील है। वैसे ही हर कंपनी का एक अपना कॉमन सील होता है जो कि कोई और कॉपी नहीं कर सकता है। जैसे मेरा कॉमन सील मेरा सिग्नेचर है, वैसे ही कंपनी का कॉमन सील उसका एक सील होता है जिसको कंपनी अपने डॉक्यूमेंट्स पे साइन करता है उसके थ्रू। ठीक है, अब देखो ये सारे पिक्चर्स जो टुकड़े टुकड़े इसको जोड़ो, एक अच्छा डेफिनेशन बनेगा। क्या है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, अग्रीड, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ के थ्रू बनता है। हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी या फिर सेपरेट एंटिटी विथ अ परपेचुअल एग्जिस्टेंस, विथ अ परपेचुअल एग्जिस्टेंस एंड हैव अ कॉमन सील। देखो 5 बात को हमने कर लिया कंबाइन। पहला क्या था हमारे पास, कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, सेकंड क्रिएटेड बाय लॉ, थर्ड इज सेपरेट एंटिटी, फोर्थ इज विद अ परपेचुअल एग्जिस्टेंस एंड फिफ्थ कॉमन सील। अब पांचों को कंबाइन कर दो। ठीक है, देखो अगर आपको चीजें समझ में आएगा ना, मैं ये नहीं बोल रहा कि इसी ऑर्डर में आपको सब चीज लिखना है, आप हो सकता है कोई चीज पहले कोई चीज बाद में लिख दो, लेकिन वो ऑर्डर से मैटर नहीं करता है, कंटेंट से मैटर करता है। अगर आपको पांचों चीज का मतलब क्लियर है तो आप, ऐसा नहीं है कि बुक वाले ने अगर ऐसा डेफिनेशन लिखा है आपको एग्जैक्ट ऐसा ही डेफिनेशन लिखना है, जरूरी नहीं है। इन, एट, द, ये सब मैटर नहीं करता है। मैटर जो करता है ये करता है कि आप कितने अच्छी तरीके से अरेंज कर रहे हो चीजों को। ठीक है, अब जैसे मैं यहां पे लिख देता क्रिएटेड बाय लॉ एंड मानते उसके बाद देखता क्रिएटेड बाय लॉ और बिना किसी कुछ दिए हुए यहाँ पे हेल्पिंग कुछ और चीज यूज कर देता जो कि इसमें नहीं होता, तो मतलब डेफिनेशन उतना अच्छा नहीं बन पाता। आपको बस रीअरेंज करना है कि कैसे अच्छा डेफिनेशन बन जाए। तो इन पांचों चीजों को कंबाइन करो और आपका एक अच्छा डेफिनेशन बन जाएगा। लाइक क्या है, कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी विथ अ परपेचुअल एग्जिस्टेंस एंड हैव अ कॉमन सील। बन गया डेफिनेशन। ठीक है, अगर ध्यान से समझोगे तो दिमाग से कभी नहीं निकलेगा। अब जाते हैं कुछ अच्छी चीजें पढ़ते हैं, लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनीज। कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीजें जो इसमें हमने डाला था वही सारी चीजें आप अगर यहां से अलग अलग करोगे इनको तो भी ये बन जाएगा। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पहले इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या होता है, अगेन इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या है, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन which is followed by law। incorporation मतलब क्या होता है, ये कंपनी is an artificial person which is incorporate or followed by law। ठीक है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ को फॉलो करते हुए चलेगा। ठीक है, लाइक जैसे हम घर में रहते हैं तो हमें अगर घर में चैन से रहना है तो हमें पापा के बनाए हुए कानून को फॉलो करना पड़ेगा, वरना किसी भी टाइम फ्लाइंग चप्पल रिसीव हो जाता है। ठीक है, तो क्या है ये इनकॉर्पोरेशन, मतलब क्या है इनकॉर्पोरेशन, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ एंड फॉलोड बाय लॉ। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, दैट के ऊपर ही समझाया था, दैट कंपनी अपनी एंट्रीज, कंपनी हैव सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी हैव सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम देयर स्टेक होल्डर्स। उसके अपने स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर से अलग इनकी एंट्रीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या होता है, ऑन द आई ऑफ लॉ
लॉ के नजरिए से कंपनी शुड बी ट्रीटेड एज अ आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज कंपनी इज लाइबल फॉर देयर ओन डेप्ट ऑन लॉज। मतलब क्या है, लॉ के नजरिए से अगर देखें तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट होता है जो अपने उधार, अपने डेप्ट, अपने क्रेडिटर्स को खुद ही हैंडल करता है अपने नेम पे। ठीक है, ऑन द आई ऑफ लॉ इट इज ट्रीटेड एज अ, कंपनी इज ट्रीटेड एज अ आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस अभी ऊपर बताया था। परपेचुअल एग्जिस्टेंस मतलब कंपनी इज नॉट अफेक्टेड, कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी ऑफ देयर स्टेक होल्डर्स। ठीक है, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके स्टेक होल्डर का डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, बैंकरप्सी हो जाए, कंपनी विल कैरी ऑन। ठीक है, अगला आ जाते हैं, क्या है, लिमिट परपेचुअल एग्जिस्टेंस। हाँ ठीक है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस उसके आता है लिमिटेड लायबिलिटीज। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटीज मतलब क्या हो गया, दैट the stakeholders or the shareholders are liable for the company liabilities according to their shareholdings। like मैंने कंपनी में 25% शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, तो अगर कंपनी में 25% जो भी कंपनी की लायबिलिटीज होंगी, जो भी कंपनी की लायबिलिटी, एसेट्स लायबिलिटीज आप समझते होंगे, जो भी लायबिलिटीज होगी उस पे भी मैं सिर्फ 25% का ही लायबल होऊंगा। ठीक है, क्या है, एक बार ध्यान से समझिएगा कि क्या है, इसमें जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी और स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी आर लाइबल अकॉर्डिंग टू देयर स्टेक होल्डिंग, यानी कि वो सिर्फ अपने शेयर होल्डिंग्स के अकॉर्डिंग ही लाइबल होते हैं। ठीक है, और बाकी सारी लायबिलिटीज जो है वो सारी कंपनीज खुद बेयर करती है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ शेयर, ट्रांसफर ऑफ शेयर, कंपनी कैन इजीली ट्रांसफर देयर शेयर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। कंपनी बहुत इजीली ट्रांसफर कर सकती है अपने शेयर्स को किसी भी पर्सन में। तभी आपने देखा होगा सेबी जो है क्या करता है, शेयर सेल करता है। वो कैसे, बहुत इजीली कोई भी पैसे पे करता है डीमेट अकाउंट के थ्रू, उनको शेयर मिल जाता है कंपनी का। तो कंपनी बहुत इजीली अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकता है। बट प्राइवेट कंपनीज के केस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यानी प्राइवेट कंपनीज के में जैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी एओए में जैसा डिस्क्राइब किया होगा उस हिसाब से अपने शेयर्स इशू कर सकते हैं। ठीक है, मैं सिंपल फिर से क्लियर करता हूं थोड़ा सा। क्या है, लिमिटेड ट्रांसफर ऑफ शेयर, कंपनी कैन ट्रांसफर देयर शेयर इजीली but it is in private companies it is depend upon the article of association। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता क्या है, छोटा सा है, बता देता हूं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के शुरू होते टाइम, यानी कंपनी जब स्टार्ट होती है उस समय लिखा जाता है। ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन द एसेंशियल, ठीक है, एसेंशियल इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी और द पर्पस ऑफ द कंपनी। ठीक है, यानी कि पर्पस क्या है इस कंपनी को ओपन करने का, इस कंपनी को कैसे चलाया जाएगा, इन सब के बारे में डिटेल होता है इस एक डॉक्यूमेंट में, तो उसी को हम बोलते हैं एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर मेंशन है कि कंपनी जो है शेयर इशू कर सकता है इजीली, तो कंपनी प्राइवेट कंपनी भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कुछ नहीं मेंशन है तो फिर दिक्कत होती है। ठीक है, कॉमन सील कंपनी में एंड मे नॉट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं है। कॉमन सील हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। लाइक मेरी छोटी सी कंपनी है, मेरा कोई कॉमन सील नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि मेरी कंपनी नहीं है। ठीक है, ये मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कॉमन सील यानी कि कॉमन पहचान। ठीक है, इतना बात होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं बेसिकली पार्टनरशिप फर्म और कंपनी फर्म, यानी कंपनी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बीच में और पार्टनरशिप फर्म्स के बीच में डिफरेंस। मैंने ज्यादा पॉइंट्स बहुत ज्यादा नहीं लिखे हैं, उतने ही लिखे हैं जितने आपको दिमाग में डालने हैं, और जो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं थ्योरेटिकल में तो आपको याद रहेंगे। ये सारे पॉइंट्स वो हैं जो इंपॉर्टेंट भी हैं और शॉर्ट भी हैं, तो समझते हैं एक बारी। देखिए पहला क्या है, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत क्रिएट होता है। पार्टनरशिप फर्म इज क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932, और कंपनी जो है कंपनी एक्ट 2013 के तहत बनता भी है और रेगुलेट भी होता है। यानी आप चाहो तो 2 पॉइंट भी बना सकते हो, इट इज क्रिएटेड अंडर द कंपनी एक्ट 2013 एंड इट इज रेगुलेटेड अंडर द
कंपनी एक्ट 2013, 2 पॉइंट बना सकते हो आप चाहो तो, या फिर एक में चाहो तो एक में ही बन जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज अनलिमिटेड, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। जो पार्टनर्स होते हैं वही सारा के सारा लायबिलिटी लेते हैं और उन्हीं को सारा पे ऑफ करना होता है। लेकिन कंपनी में डिफरेंट होता है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, कंपनी में लायबिलिटी सिर्फ उतनी ही होती है जितना आपने शेयर होल्ड कर रखा है, ठीक है। जितना आपने शेयर होल्ड कर रखा है कंपनी एक्ट के थ्रू, जितना आपने शेयर ले रखा है, लाइक मैंने 25% ले रखा है तो मैं 25% लायबिलिटी के ही लायबल होऊंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरा पॉइंट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड बनता है, बट मैंडेटरी नहीं है कि आप डीड बनाओ। मैं बिना डीड बनाए किसी के साथ मिलकर काम कर सकता हूं, लेकिन अगर किसी भी केस में, जैसे मैं और एक और पर्सन किसी को मान लेते हैं, हम दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, हमने कोई पार्टनरशिप डीड नहीं किया है, अगर मानते हैं फ्यूचर में किसी टाइम हमारे पास डिस्प्यूट हो गया हम दोनों के बीच में, तो जब हम कोर्ट में जाएंगे सेटलमेंट करने के लिए, तो हो सकता है कि मैं पूरे दिन रात काम कर रहा था, मैंने ज़्यादा पैसे लगाए थे, वो स्लीपिंग पार्टनर था, मैं एक्टिव पार्टनर था, लेकिन फिर भी कोर्ट जो है वो दोनों को ही प्रॉफिट इक्वली शेयर करेगा, ठीक है। तो या तो पार्टनरशिप डीड में पहले से मेंशन होना चाहिए कि प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होने वाला है, अदरवाइज इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड और इक्वली, ठीक है, या तो डीड के अकॉर्डिंग होगा या फिर इक्वली दे दिया जाएगा, ठीक है। कंपनी में आते हैं, इट डिपेंड अपॉन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और डिविडेंड ऑफ द शेयर होल्डर्स, ठीक है। यहां शेयर होल्डर्स लिखा है, देख लीजिएगा क्या है इसमें, क्या है ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से मैटर करता है, यानी कि इसमें क्या होता है, कई बार पार्टनर्स को सैलरी मिलती है फॉर वर्किंग, और कंपनी मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है कि सीईओ को जो है इतना एक्स्ट्रा मिलने वाला है या फिर बोर्ड ऑफ मेंबर को इतना मिलने वाला है, तो वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन रहता है, उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है, या फिर डिविडेंड के बेसिस पे होता है, यानी कि जितना जितना मैंने शेयर होल्ड कर रखा है उस बेसिस पे, लाइक किसी ने 50% रखा है, मैंने 25% रखा है, तो मुझे प्रॉफिट का सिर्फ 25% मिलेगा, उसको 50% मिलेगा, और कोई और पर्सन होगा उसको 25 होगा तो उसको भी 25 ही मिलेगा, ठीक है। तो या तो शेयर होल्डिंग के बेसिस पे होता है, या फिर एओए के बेसिस पे अगर कुछ चीज स्पेशल असेसमेंट रखा गया है उसके अंदर, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बेसिस पे भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। अगला आ जाते हैं, ऑडिट ऑफ ऑडिट बुक इज नॉट मैंडेटरी, ये मैंडेटरी है, ठीक है। क्या है, पार्टनरशिप फर्म में ऑडिट क्या होता है, ऑडिट होता है जब आपको साल में एक बार जब क्लोजिंग होती है उस समय आपको ऑडिट करवाना पड़ता है, यानी आपको सारी अपने अकाउंट्स की चेकिंग करवानी पड़ती है कि कहीं पे कोई भी मानते हैं कोई भी बेईमानी नहीं की गई होगी, कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ होगा, इसी के लिए, ठीक है। तो ऑडिट होता है, इसके लिए सीए ऑडिट करते हैं, जो सीए होते हैं, सीए फर्म्स होती हैं वो बेसिकली ऑडिट करती हैं। तो पार्टनरशिप फर्म में कोई मैंडेटरी नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप ऑडिट करवाओ या ना करवाओ, आपकी मर्जी के ऊपर है, आपको विश्वास है तो मत करवाओ, आपको नहीं विश्वास है तो करवाओ, ठीक है। तो बेहतर होता है ऑडिट करवाना, ठीक है, ताकि कोई भी अगर मानते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अंदर से कोई चीज चोरी कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो पता चल जाता है, ठीक है। तो ऑडिट इसमें मैंडेटरी नहीं है, और इसमें क्या है, कंपनी में मैंडेटरी है, इसमें आपको करवाना ही पड़ेगा, ठीक है, इसमें आपको ऑडिट करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगला है, बिजनेस इज मैनेज्ड बाय ऑल पार्टनर और एनी ऑफ देम एक्टिंग एज ऑल। अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो मैनेजमेंट यानी कि बिजनेस का मैनेजमेंट इसमें कौन संभालता है, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है पूरे बिजनेस की, तो पार्टनरशिप फर्म में या तो सारे ही पार्टनर मिलकर बिजनेस का डिसीजंस ले रहे होंगे, ठीक है, या फिर कोई एक पार्टनर जो सभी की तरह वर्क कर रहा होगा वो कर रहा होगा। लाइक एज फिर से एक एग्जांपल, मैं और जो एक और पर्सन था दोनों मिलके एक फर्म खोले थे, या तो हम दोनों मिलके फर्म रन कर रहे हैं और सारे डिसीजन हम दोनों ही लेते हैं, दोनों मिलके लेते हैं, या फिर ये हो सकता है वो स्लीपिंग पार्टनर है, मैं एक्टिव पार्टनर हूं तो डिसीजन मैं ही लेता हूं, उसने बोला नहीं आप ही लो सारा डिसीजन, तो मैं ही लेता हूं, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी सिचुएशन पॉसिबल है, ठीक है। यहां पे बिजनेस में क्या है, मैनेज्ड बाय डायरेक्टर इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स। इसमें जो मैनेजमेंट होगा वो डायरेक्टर ही करता है, बिजनेस का जो डायरेक्टर होगा वही डिसीजन लेता है, क्योंकि वही वो कहां से बनता है, वो स्टेक होल्डर्स की परमिशन से बनता है, ठीक है। वो इलेक्ट किया जाता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो लोग इलेक्ट करते हैं एक डायरेक्टर को, और वही बिजनेस को
रन करता है, यानी वही बिजनेस के मैनेजमेंट को संभालता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। इट इज अफेक्टेड बाय द डेथ, ये वही पार्टनरशिप फॉर्म जो है ये क्या होता है, ये डेथ, इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट से अफेक्ट करता है किसी पार्टनर के। लाइक मैं और मेरे पार्टनर साथ में बिजनेस कर रहे थे, अगर वो किसी, ऐसा ना हो, अगर किसी वजह से अगर वो डेथ कर जाता है तो क्या हो जाता है, फर्म को फर्क पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वो एक मैनेजमेंट का हिस्सा था, हर चीज का हिस्सा था, तो इसमें पार्टनरशिप फर्म में फर्क पड़ता है, बट कंपनी फर्म में नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने पहले पढ़ चुके हैं, इट इज अ परपेचुअल एग्जिस्टेंस। ठीक है, इट इज नॉट affected by the death, insolvency और bankruptcy of any partner। तो ये था थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट। एक और पार्ट लेके आऊंगा थ्योरी का, जिसमें और भी हम बात करेंगे कंपनी के टाइप्स ऑफ कंपनीज में, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, इसमें थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन नहीं भी तो 7-8 मार्क्स के थोड़ा टोटल थ्योरेटिकल पार्ट में से, कंपनी में से 5 मार्क्स के तो आते आते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, जान लो, 15-20 मिनट की वीडियो में जान लेते हो तो अच्छी बात है। फिर हम आ जाएंगे अपने क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।